हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एड्यूट्री में। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास के क्रम में 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषताओं को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषताएं। 18वीं शताब्दी ने दो परिवर्तन देखे। प्रथम, जब मुगल साम्राज्य का विभाजन हुआ और वह क्षेत्रीय और उससे भी छोटी सत्ताओं में बट गया। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल साम्राज्य का विघटन प्रारंभ हो चुका था, जिससे उसकी जो साम्राज्य की जो शक्तियाँ थी वह क्षेत्रीय या छोटी छोटी सत्ताओं में बट गया था। साम्राज्य में आए संकट, जिसके परिणाम स्वरूप उसका विखंडन हुआ, वही इस परिवर्तन का मुख्य कारण है। जहां यह क्षेत्रीय और सामाजिक गुटों में राजनीतिक शक्ति का पुनर्वितरण मात्र था, वहीं दूसरा परिवर्तन कहीं अधिक गहरा था। यह लगभग शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्लासी 1757 और बक्सर 1763 के युद्ध के पश्चात राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त कर लेने पर हुआ। पहला जो इसका परिवर्तन हमें देखने को मिला कि मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, छोटी छोटी शक्तियों में यह बट गया, छोटे छोटे राज्यों में बट गया। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी जो परिवर्तन हमें मिलता है वह प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त लेने पर दिखता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ नए बदलाव आए। सबसे बड़ा परिवर्तन सामुद्रिक व्यापार संगठन में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का अब भारत पर प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर लगभग पूर्णतः प्रभुत्व स्थापित हो चुका था और उसने अपने राजनीतिक आधिपत्य को सैन्य और व्यापारिक कार्यों में उपयोग किया। दूसरा, इतिहासकारों ने 18वीं शताब्दी के प्रभावों को पूर्ण रूप से समझने के लिए इसे एक दीर्घकालीन शताब्दी के रूप में देखते हैं। नवीन व्याख्याओं के अनुसार इस शताब्दी की राजनीतिक गतिशीलता के बीच 1680 के आसपास मुगल साम्राज्य के विखंडन में देखे जा सकते हैं। विघटनकारी परिणामों में 1720 के पश्चात क्षेत्रीय राजनीति में स्थिरता के लक्षण दिखाई देते हैं। जब मुगल साम्राज्यों का पतन होना आरंभ हुआ और उसके छोटे छोटे राज्य छोटी छोटी शक्तियों में विभाजन हो गया, तो यह लगभग 1720 से पहले तक ऐसा होता रहा, जबकि 1720 के पश्चात जो क्षेत्रीय राजनीति है उसमें अस्थिरता दिखाई देती है। 1750 से कंपनी के आधिपत्य में नए राजनीतिक संबंधों का प्रारंभ होता है। यह प्रक्रिया 1820 तक जारी रही, जिसमें प्रायः सभी स्वदेशी राज्यों का विलय अंग्रेजी शासित राज्यों में कर लिया गया। यानी कि 1820 तक जो है लगभग सभी भारतीय स्वदेशी राज्य जो थे वह अंग्रेज शासित इलाकों में अपने आप को विलय कर लिए, या फिर वे कंपनी के सहायक संधि के तहत उनके मित्र बन गए। इस प्रकार 18वीं शताब्दी राजनीतिक महत्व की दृष्टि से 17वीं 18वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों और 19वीं शताब्दी के पहले 3 दशकों को अपने में आत्मसात करती है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से भी दीर्घकालीन शताब्दी की धारणा लाभप्रद है। इस बात के ठोस प्रमाण है कि क्षेत्रों में राजनीतिक पुनर्स्थिति के साथ क्षेत्रीय आर्थिक पुनरुत्थान भी हुआ। कुछ जगहों पे इसका दुष्प्रभाव भी पड़ा, पर वहीं दूसरे स्थानों में आर्थिक उन्नति देखने को मिलती है, जिसका नेतृत्व स्थानीय भूपति वर्ग और व्यापारिक वर्ग ने किया। जो शताब्दी के मध्य से अधिक अव्यवस्था पर जोर देता है की तुलना में आधुनिक शोधों से पता चला है कि कंपनी के सत्ता में आ जाने से देशी संरचनाओं पर जोर पकड़ने के बावजूद वे एकदम नष्ट नहीं हुई। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों के व्यापारिक समूहों का एक दल था, वह अपने व्यापार को करने भारत आई थी। उनके यहाँ अपनी पकड़ बनाने के बावजूद भी भारत की जो व्यापारिक कार्य थे या उत्पादन था
वह एकदम से उसे नुकसान नहीं हुआ। इसका एक उदाहरण हमें बंगाल में मिलता है, जहां बंगाल में जो कंपनी जो थी सबसे अधिक शक्तिशाली थी, वहां व्यापार और कृषि में समृद्धि आई। हालांकि थोड़े परिवर्तित रूप में 19वीं शताब्दी के पहले 2 दशकों तक स्थिति ऐसी ही बनी रही, जब 18वीं शताब्दी की समृद्धि की धीमी गति धीरे धीरे समाप्त होने लगी। यानी कि 19वीं शताब्दी जो ये 2 दशक है, तब तक तो स्थिति लगभग एक सी बनी रही, पर 18वीं शताब्दी की समृद्धि की गति जो है इसके बाद धीरे धीरे समाप्त होने लगी। तीसरा एक अर्थपूर्ण परिप्रेक्ष्य जो हाल में उभर कर आया है, वह भारतीय अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था के मध्य संबंधों का अवलोकन करना है। हिंद महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर के साथ एक विस्तृत व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा था और प्रारंभिक आधुनिक व्यापार के यूरोपीयकरण ने 18वीं शताब्दी में भारत के व्यापारिक जीवन की प्रकृति और भविष्य पर प्रभाव डाला। जब यूरोपीयकरण जब हुआ भारत का, तो वह जो स्थिति थी, क्योंकि यह व्यापारिक नेटवर्क जो था वह हिंद महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर के साथ एक, इसने भारत के व्यापारिक जीवन पर काफ़ी हद तक प्रभाव डाला। देखते हैं यह प्रभाव भारत के हित में था या नहीं। व्यापार की इस लंबी अवधि में भारत ने हमेशा वस्तुओं और सेवाएं प्रदान की, तो यह भारत के हित में ही रहा। भारत ने इसमें लंबे समय तक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया। इस मांग का निर्धारण यूरोपीय व्यापार के विश्वव्यापी नेटवर्क द्वारा किया जाता था। जब समुद्रीय व्यापारीकरण नेटवर्क का जब फैलाव हुआ, इसमें भारत की भूमिका अहम रही। उसने इसमें काफ़ी हद तक सेवाएं प्रदान की, और इसमें जो है यूरोपीय व्यापार के विश्वव्यापी ये जो काम था, यह यूरोपीय व्यापार के विश्वव्यापी नेटवर्क द्वारा किया जाता था। भारत की दृष्टि से इसमें पर्याप्त मात्रा में लाभ था। भारत की दृष्टिकोण से इसमें पर्याप्त मात्रा में लाभ था, और इस माध्यम से भारत में काफ़ी धन भी आया। 18वीं शताब्दी को समझने के परिप्रेक्ष्य में से ये परिणाम महत्वपूर्ण है। यानी कि 18वीं शताब्दी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम जानते हैं कि क्या वह भारत के हित में था या नहीं, तो यह जो व्यापारिक नेटवर्क द्वारा भारत द्वारा किया गया जो व्यापार था, तो उससे जो धन भारत को काफ़ी लाभ हुआ, यह इसके विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुगल और उत्तर मुगल के बीच निरंतरता की समस्या और उसमें उपनिवेशवाद के प्रारंभिक वर्षों की समस्याओं को तभी समझा जा सकता है अगर यह ध्यान रखा जाए कि भारत का व्यापारिक जीवन और पूंजी विस्तृत रूप से संबंधों के सिलसिलों से जुड़ी हुई थी, जिसकी अंतः प्रेरणा आगरा और दिल्ली के साथ साथ अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप से आती थी। प्रारंभिक उपनिवेशवाद की मध्यस्थता ने इस समावेश की प्रक्रिया को और भी गहरा कर दिया। इसका एक उदाहरण देखते हैं ताकि हम इसे अच्छे से समझ सकें। हमें 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंतर एशियाई व्यापार में आए परिवर्तन में दिखाई पड़ सकता है, जब भारत और पश्चिम एशिया के बीच का प्रारंभिक संयोजन अंग्रेजी व्यापार की देखरेख में पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया की दिशा की ओर मुड़ गया। क्योंकि 18वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी की तुलना में जो एक संकटपूर्ण समय माना जाता है, विश्वव्यापी आर्थिक विस्तार हुआ और भारत का समुद्री व्यापार इस असाधारण रूप से बढ़ा। इसलिए कोई भी दृष्टिकोण जो 18वीं शताब्दी को आर्थिक पृथक्करण का युग मानता है, संदिग्ध माना जा सकता है। यानी कि कई विद्वानों द्वारा 18वीं शताब्दी को आर्थिक रूप से बिल्कुल ही अलग या भारत के पक्ष में नहीं देखता है। यह जो मत है, यह संदिग्ध माना जा सकता है, क्योंकि यूरोपीय व्यापार नेटवर्क द्वारा, समुद्री व्यापार नेटवर्क द्वारा जो भारत के माल का जो व्यापार किया जाता था, उससे भारत को काफ़ी लाभ होता था। यानी कि यह भारत के हित में था। यानी 18वीं शताब्दी भारत के लिए व्यापारिक रूप से भारत के हित में था। तो चलिए ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण वीडियो पे मिलते हैं अगले वीडियो में। यह बहुत ही आसान विषय था,
इसे 1 से 2 बार देखें, काफ़ी आसानी से आप इसे समझ जाएंगे, ताकि इस पे बनने वाले प्रश्न के उत्तर भी आप आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।